नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। इंडिया न्यूज पर 1 घंटे का यह नया शो आप सोमवार से शुक्रवार तक देख सकते हैं। और सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरों पर एक नजर। लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद एसपी बीएसपी महागठबंधन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मायावती ने उपचुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दे दिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तल्खी लगातार जारी है। जय श्री राम के नारे के बाद दोनों पार्टियों में सियासी जंग पोस्टकार्ड कैंपेन तक पहुंच गई है। बिहार में नीतीश कुमार के एक बार फिर से सियासी पलटी मारने की अटकलें तेज हैं, क्योंकि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश के जाने को सियासी दांव माना जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार परिसीमन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन पर मंथन हुआ है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी की समीक्षा बैठक में मायावती ने फैसला लिया कि उनकी पार्टी यूपी में अकेले ही 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। मायावती के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी गठबंधन अब टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले मायावती ने ऐलान किया कि यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जब सपा का बेस वोट खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मायावती ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी के हारे हुए उम्मीदवारों पर तंज भी कसा। यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि मायावती ने अपनी तरफ से गठबंधन पर फुल ब्रेक नहीं लगाया और गेंद उन्होंने अखिलेश यादव के पाले में डाल दी। उधर मायावती के उपचुनाव अपने बलबूते लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कह दिया। इसके अलावा अखिलेश ने साफ किया कि उनकी पार्टी यूपी में होने वाले उपचुनाव में अकेले ही लड़ेगी। जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अखिलेश और मायावती के बयानों से लगता है कि एसपी बीएसपी गठबंधन लगभग टूटने के कगार पर खड़ा है, लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोनों के बयानों से साफ है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच बीजेपी ने एसपी बीएसपी गठबंधन पर तंज कसा है और दावा किया कि एसपी बीएसपी गठबंधन की नींव स्वार्थ थी, जिसे जनता ने नकार दिया और जिसे टूटना ही है। लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठजोड़ को लोगों ने नकारा है, क्योंकि ये 2 नेताओं के निजी स्वार्थों पर आधारित था। इसके नीचे केवल और केवल अविश्वास की इसकी नींव थी और इसलिए ये ढहना ही था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले जब एसपी बीएसपी गठबंधन हुआ था, तो माया अखिलेश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया था कि 2022 के यूपी चुनाव में दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन एक हार के बाद ही इस गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आने लगी है। हालांकि मायावती ने अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल से उनके रिश्ते कभी खत्म नहीं होने का दावा किया है। इससे पहले 2018 में एसपी बीएसपी ने फूलपुर और गोरखपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव को साथ मिलकर लड़ा था। इसके बाद कैराना में भी एसपी बीएसपी ने बीजेपी प्रत्याशी को मात दी थी। इन जीतों के बाद लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन पर सहमति बनी थी। एसपी ने यूपी की 80 में से 37 और बीएसपी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि गठबंधन में आरएलडी को 3 सीटें दी गई थी। वहीं कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ दी गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो एसपी को केवल 5 सीटें मिली, जबकि बीएसपी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के गृहमंत्री बनने के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी के टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक नई लिस्ट तैयार कर ली है, जिनमें हिजबुल, लश्कर, जैश अल बदर जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के आतंकी शामिल हैं।
ये जुलूस पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भारत माता मंदिर परिसर से निकला। इस जुलूस में हाथों में जलती हुई मशाल लेकर कई शिक्षण संस्थाओं के सैकड़ों छात्र शामिल हुए। साथ ही यूपी पीएससी परीक्षा में हो रही धांधली और पेपर लीक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुस्साए छात्रों ने यूपी सरकार पर जांच के नाम पर लीपापोती का आरोप लगाया। पिछली सभी परीक्षाओं को रद्द कर फिर से सभी परीक्षाएं करवाए जाने की मांग की गई। जब ये सरकार चुनाव रही थी 2017 में, तो उन्होंने बोला था कि हम अगर प्रदेश सरकार सत्ता में आएंगे तो आयोग की सीबीआई जांच कराएंगे। सीबीआई जांच का आदेश तो हुआ, लेकिन जब अधिकारी निर्णय पर पहुंचने वाले थे उससे पहले सीबीआई के अधिकारी को उठाकर उसका तबादला नॉर्थ ईस्ट कर दिया गया। ये सरकार जांच के नाम पर लिपापोती कर रही है। जितने भी परीक्षाएं इस तरह की जिसमें पेपर जो लीक हुए हैं सबको रद्द किया जाए, पुनः परीक्षाएं आयोजित की जाए और परीक्षाओं की तय सीमा समय सीमा तय की जाए कि कोई परीक्षा कब आयोजित रहे, कितने समय में रिजल्ट देना है और पारदर्शितापूर्ण शुचितापूर्ण परीक्षाएं हों। छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार न खेले। परीक्षा में हो रही लापरवाही से नाराज छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदेश भर में कई हजार छात्र हैं जो इस बार यूपी पीएससी की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन नतीजे आने से उनका करियर अब थम सा गया है, जिसके बाद छात्र काफी परेशान हैं और ऐसे में उन्होंने पूरे आयोग को बर्खास्त करने के साथ ही सीएम योगी से इस्तीफे की मांग की। छात्रों का जुलूस शहीद पार्क में पूर्व रक्षा मंत्री और मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर उनको याद कर श्रद्धांजलि देने के बाद एक छोटी सी बैठक के बाद खत्म हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के गृहमंत्री बनने के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी के टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक नई लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें हिजबुल, लश्कर, जैश, अलबदर जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के आतंकी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 10 खूंखार आतंकियों की लिस्ट तैयार की है उसमें पहला नाम रियाज नाइकू उर्फ मोहम्मद बिन कासिम का है। 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद चर्चा में आया रियाज नाइकू हिजबुल का सबसे खूंखार कमांडर माना जाता है। इसके ऊपर सुरक्षा बलों ने 12 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। इस लिस्ट में दूसरा नाम शोपियां का रहने वाला आतंकी वसीम अहमद है, जो कि लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकियों में से एक है, जिस पर घाटी को दहलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर मोहम्मद अशरम अनंतनाग के इलाके में सक्रिय है। टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर महराजुद्दीन है। कश्मीर में आतंकियों की नई पौध तैयार करने में इसकी अहम भूमिका है। पांचवा नाम हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े और श्रीनगर के एरिया कमांडर डॉक्टर सैफुल्ला का है, जिसका काम है नया काडर बनाना, जिसके लिए वो कश्मीरी युवाओं को गुमराह करने का काम करता है। छठे नंबर पर हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी अरशिद उल हक है, जो कि पुलवामा जिले का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। ये 2010 के बाद घाटी में कई बड़ी घटनाओं में वारदातों में शामिल रहा है। सातवें नंबर पर पाकिस्तान का रहने वाला हाफिज उमर है, जो पीओके में बालाकोट से ट्रेनिंग लेने के बाद भारत में घुसा था। फिलहाल यह आतंकी जैश का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है। हिट लिस्ट में 8वां नाम जैश आतंकी जाहिद शेख उर्फ उमेर अफगानी का है। इसने तालिबान से ट्रेनिंग लेने के बाद कश्मीर में घुसपैठ की। यह अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस के साथ लड़ाई भी लड़ चुका है। और 9वें नंबर पर जावेद एएच मट्टू उर्फ फैसल है, जो आतंकी संगठन अलबदर से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ कश्मीर में सक्रिय मट्टू को सुरक्षा एजेंसियां बड़ी शिद्दत के साथ तलाश कर रही हैं। और इस हिट लिस्ट में 10वां नाम हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी एजाज अहमद मलिक का है, जो कुपवाड़ा में सक्रिय है। यह आतंकी घाटी में लूट, हत्या जैसी कई बड़ी वारदातों में शामिल रह चुका है। घाटी में चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक 103 आतंकियों का सफाया हो चुका है, जिनमें 23 विदेशी आतंकी भी शामिल थे। खबर है कि कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलने पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलने पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे अधिकारी राजीव शर्मा को हटाया गया। केरल में एक छात्र की रिपोर्ट में निपाह वायरस की पुष्टि होने के बाद दिल्ली के 6 अधिकारियों का दल केरल भेजा गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की इफ्तार दावत के बाद नीतीश को महागठबंधन में लाने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस की वेबसाइट से पूर्व अध्यक्षों की लिस्ट से सीताराम केसरी का नाम हटाया गया।
मेरठ में ईद के मौके पर शहर में सुरक्षा को लेकर एडीजी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला। एमपी के उमरिया जिले के गांव में आजादी के 72 साल बाद भी ग्रामीण बिजली पानी जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। ऋषिकेश में शर्त लगाकर गंगा नदी तैरकर पार करने की कोशिश में एक युवक के डूबने का वीडियो सामने आया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुए टूर नाव हादसे में गोताखोर का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस नाव में 35 लोग सवार थे। अमेरिका में मॉल से बच्चे फेंकने वाले आरोपी को 19 साल की सजा सुनाई गई। शाहरुख खान का अचानक से अपने मेकअप आर्टिस्ट की शादी में पहुंचने का वीडियो वायरल हो गया। एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की 2 में मिस्टर बजाज की एंट्री होने वाली है, जिसका एक प्रोमो रिलीज कर दिया गया। मिस्टर बजाज आंसुओं में। दीपिका कक्कड़ और करण ग्रोवर के नए सीरियल कहां हम कहां तुम का नया प्रोमो रिलीज हो गया है। ये सीरियल 17 जून से ऑन एयर होगा। मैंने स्कैल्पेल लिया और कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज। वर्ल्ड कप के पहले 2 मुकाबले हार चुकी साउथ अफ्रीका की टीम के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। भारत के खिलाफ मैच से पहले साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लुंगी एनजीडी चोटिल होने की वजह से 10 दिनों तक कोई मैच नहीं खेल पाएंगे। और अब बात करते हैं बिहार की। शराबबंदी वाले बिहार के बेगूसराय में 2 लोगों की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि शराब की मांग कर रहे कार सवार लोगों ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। बेगूसराय के बीरपुर इलाके में सोमवार रात हुए इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार के लोगों में मातम पसर गया। परिवार के आंसू कारीचक गांव के लोगों से देखे नहीं गए और वो आक्रोशित हो गए, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल किया, बस के ऊपर पथराव किया, साथ ही कई बाइक और गाड़ियों को आग के हवाले करने की कोशिश भी की। इलाके के लोगों का आरोप है कि सरकार की सख्ती के बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है और ये सब पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। मेन मुद्दा है दारू शराब बिकने का और सब करवा रहे हैं। यहाँ का थाना प्रभारी, मीरपुर का थाना प्रभारी, प्रशासन का आदमी करवा रहा है। यहाँ पर दारू के घटना के कारण ही ऐसा सब दुर्घटना घटी है। लोगों के मुताबिक सोमवार रात को कुछ लोग एक दुकान में शराब की मांग कर रहे थे और जब दुकानदार ने शराब देने से इनकार कर दिया तो गुस्साए गाड़ी वाले ने दुकानदार को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार वहां से भाग गया और वहां मौजूद 2 लोग गाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद वो सभी बातों को सिरे से खारिज कर रही है। यह अनुसंधान का विषय है कि शराब पीने के लिए रुके थे, कि शराब पी करके आ रहे थे, जो भी है उसको चलती गाड़ी से वाहन की चपेट में आया, जानबूझ करके आया, यह अनुसंधान का विषय है। लेकिन अभी जो उनके परिजन है वो प्ली ले रहे हैं कि नहीं साहब इनको जानबूझ करके मारा गया, इसकी यह हत्या का मामला है। मामला चाहे शराब पीने के लिए लोगों को कुचलने का हो या फिर शराब पीकर लोगों को मौत के घाट उतारने का, दोनों ही हालातों में सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिलाओं ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए 2 साल में ऐसा तालाब खोद डाला जिसमें गांव वालों को पानी तो मिल ही रहा है और साथ ही इससे भरपूर कमाई भी हो रही है। और ये मुमकिन हुआ हाथों में फावड़ा लिए गोपीनाथपुर गांव की इन महिलाओं की बदौलत, जिन्होंने 2 साल में बंजर जमीन को तालाब में तब्दील कर दिया। आज इस तालाब के चारों तरफ फल और सब्जियों से भरे हरे भरे पेड़ हैं, जिन्हें बेचकर ये पैसे भी कमा रही हैं। हमारे खेत में आपके आम के, कटहल के, नारियल, आंवला, संतरे के पेड़ है, जिसमें अभी फल भी है। हम लोग सब्जी भी लगाते हैं उसमें, साल भर आपको एनी टाइम आपको सब्जी भी मिलते है उसमें। वसुंधरा महिला मंडल की महिलाएं चाहती हैं कि प्रशासन सिर्फ इन्हें बिजली मुहैया कराए ताकि बंजर पड़ी जमीन को खेती लायक बनाकर ये दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सके। और जल्द ही जम्मू कश्मीर का सियासी नक्शा बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वहां परिसीमन पर लगी रोक हटाकर विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में गृह सचिव और आईबी प्रमुखों को भी शामिल किया गया। जल्द ही राज्य में परिसीमन आयोग के गठन पर फैसला हो सकता है। नियम के मुताबिक
हर 10 साल में सीटों का परिसीमन होता है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन हुआ था, जिसके बाद 2002 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार परिसीमन पर लगी रोक हटाने का फैसला ले सकती है। फैसले का मकसद है विधानसभा में प्रतिनिधित्व की असमानता को दूर करना। घाटी की कुछ सीटों को SC/ST के तहत आरक्षित करना भी इसका मकसद है, क्योंकि वहां एक भी सीट आरक्षित श्रेणी में नहीं है। परिसीमन से जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वहां घाटी से ज्यादा आबादी और क्षेत्रफल होने के बावजूद जम्मू के हिस्से कम सीटें हैं। के भीलवाड़ा में पानी की किल्लत से जूझ रहा एक गांव पानी की हिफाजत करने में जुट गया है। लोगों ने पानी के ड्रमों पर अब ताले लगा दिए, क्योंकि उन्हें डर है कि पानी की किल्लत से जूझ रहे परसापुरा गांव में लोग उनका पानी चुरा सकते हैं। इसीलिए इलाके के लोग पानी को बेशकीमती गहनों की तरह संभाल कर रखने को मजबूर हैं। 10 दिन तक हमारे पानी नहीं आता है। उस पानी को हम 10 दिन तक हम उसको काम में लेते हैं। सोना चांदी से भी उसको महंगे रखते हैं पानी को। अब उसको पानी को ताला नहीं लगाएंगे तो हर जगह पानी लेके चला जाएगा। हालांकि भीलवाड़ा के डीएम का साफ कहना है कि हिंदुस्तान जिंक ने इस गांव को गोद लिया है। ऐसे में गांव तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और गांव वालों की पानी की समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने गांव में 2 से 3 दिनों में पानी मुहैया कराने के साफ निर्देश दिए हैं। मेरी अभी उनके प्रशासन की शीर्ष से बात हुई है और उन्होंने कमिटमेंट किया है कि 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर ही पानी हर हालत में वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल गांव वालों के लिए उनके पास मौजूद पानी की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को शामिल करने के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने इस पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। वहीं कांग्रेस महबूबा के सुर में सुर मिलाती हुई दिख रही है। देश के लोगों को देश के संविधान पर भरोसा है और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर पर पाकिस्तान की चर्चा करना ये बहुत निकट है देशद्रोह को अपने पास लाना। कि इसकी समस्या का समाधान करने के लिए वो एक संवेदनशील प्रांत है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ नापाक हरकतें बराबर होती रहती हैं, इसलिए वहां पर शांति बहाल करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य ठीक करनी चाहिए। हाईवे पर मुरादनगर में एक चलती कार में आग लगने के बाद पूरा परिवार बाल बाल बच गया। इस कार में सवार लोग छुट्टियां बिताकर मसूरी में वापस अपने घर दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान रास्ते में अचानक कार में आग लग गई। रात के समय हाईवे से गुजर रहे दूसरे वाहन सवार इसे अनदेखा कर आगे बढ़ते रहे। ये भैया देख लो मुरादनगर में क्या हो रहा है। हालांकि कुछ देर में आग की लपटें तेज होने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पता चला कि दिल्ली के रहने वाले सुभाष अग्रवाल सोमवार रात अपनी इको स्पोर्ट कार से परिवार के 5 लोगों के साथ मसूरी से दिल्ली लौट रहे थे, जिन्होंने आग लगने के बाद कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और कहाँ जा रहे थे? अच्छा, और कैसे हुआ ये हादसा? आइडिया नहीं है, किसी ने बताया कि हैरानी की बात यह है कि हाईवे पर कार के जलकर खाक होने तक भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई थी। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म भारत 5 जून यानी ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ के अलावा दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर और तब्बू अहम भूमिका में है। आपको बता दें कि फिल्म में सलमान खान 5 लुक में नजर आने वाले हैं, जिसमें वो 18 साल के युवा से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अली अब्बास जफर की फिल्म भारत से दर्शकों के साथ सिनेमा विश्लेषकों को बड़ी उम्मीदें हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तल्खी लगातार जारी है। जय श्री राम के नारे के बाद अब मामला पोस्ट कार्ड तक पहुंच गया है। दरअसल जय श्री राम के नारे पर ममता की नाराजगी के बाद बीजेपी और टीएमसी की तरफ से एक दूसरे को पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय किया है, जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ होगा। तो बीजेपी को उसके ही हथियार में मात देने की तैयारी में अब टीएमसी भी जुटी हुई है। टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम का जवाब जय हिंद जय बांग्ला से देने का फैसला किया है। टीएमसी ने जय हिंद जय बांग्ला लिखे 20 लाख कार्ड मोदी और अमित शाह को भेजने का फैसला किया है।
इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर तंज कसा कि जय श्री राम बोलने पर ऐसा लगता है कि ममता के कान में किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। ममता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। 10 लाख पोस्ट कार्ड ही नहीं, करोड़ों पोस्ट कार्ड पहुंच सकते हैं। वहीं ममता के मुताबिक उनकी पार्टी का नारा जय हिंद वंदे मातरम है, लेकिन बीजेपी धर्म और राजनीति को मिलाकर धार्मिक नारों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। इस बीच बीजेपी के जय श्री राम नारे के जवाब में ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक पर अपनी डीपी यानी कि डिस्प्ले पिक्चर बदल दी है। अब उनकी डीपी में जय हिंद जय बांग्ला लिखा हुआ नजर आ रहा है। ममता के साथ ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी अपनी डीपी को चेंज कर दिया है, बदल दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी मिदनापुर में ममता के काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगे थे, जिस पर ममता भड़क गई थी। चुनाव बाद बैरकपुर में भी ममता के काफिले के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। इससे नाराज ममता ने कार्रवाई की चेतावनी दी और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस बार 42 में से 18 सीटें जीती हैं, जबकि टीएमसी को इस पर काफी नुकसान हुआ है और वो 22 सीटें जीतने में ही कामयाब हो पाई। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आई हैं। साफ है कि ममता अपने गढ़ बंगाल में हार से खासा गुस्से में है। अगले साल बंगाल में नगर पालिका का चुनाव है, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी शायद इसीलिए वहां पर जय श्री राम की सियासत चल रही है। आंख कान खोल के में अब अगली खबर है मध्य प्रदेश के सतना से, जहां के नगर निगम में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। ये लोग अपने इलाकों में काम पूरा नहीं होने की वजह से नाराज चल रहे थे। जिसके विरोध में एक पार्षद तो महापौर के पैरों के पास ही धरने पर बैठ गए और न उठने की जिद करने लगे। पार्षद सुशील सिंह मुन्ना से महापौर ममता पांडे ने ऐसा न करने की गुजारिश की और उन्हें वहां से उठाया, लेकिन पार्षद साहब तो मन बनाकर बैठे थे कि वो आज अपनी मांगे पूरी करवा कर ही जाएंगे। लिहाजा वो एक जगह से उठते तो दूसरी जगह पर बैठ जाते। ये वाकया काफी देर तक चलता रहा। पार्षद सुशील सिंह महापौर पर लगातार दबाव बनाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद पार्षद ने बैठक का बहिष्कार किया और नगर निगम के बाहर गेट पर धरने पर बैठ गए, जहां उनके साथ कई और पार्षद जमा हो गए। साथ ही सतना वार्ड की जनता भी शामिल हुई और मुंह पर काला कपड़ा बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक निगम के अधिकारी और कर्मचारी इन दिनों मनमानी पर उतारू हैं। वार्ड की तमाम समस्याओं पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि पिछले कई सालों से रुके हुए काम भी पूरे नहीं हो पाए हैं। निर्वाचित पब्लिक क्या चाहती, पार्षद हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है और नगर निगम के कर्मचारी चाहते हैं कि पार्षद कुछ नहीं मिटती है। हम इनके मतलब मनसे में खरे उतर ही नहीं रहे। पार्षद के इस विरोध प्रदर्शन का मेयर ममता पांडे पर कितना असर पड़ता है और वो उनकी मांगों को कितना मान पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़ा जमा करने के लिए बने लैंडफिल की ऊंचाई हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। अब एक नया अनुमान सामने आया है और इस अनुमान के मुताबिक अगले साल यानी 2020 तक गाजीपुर का ये लैंडफिल ताजमहल से भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली में बना गाजीपुर का एक कूड़ा घर फुटबॉल के 40 मैदानों से भी बड़ा है और रोजाना 2000 टन कूड़ा डाले जाने से ये हर साल करीब 10 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। ये लैंडफिल अभी 65 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। कूड़ा डालने की मौजूदा दर के हिसाब से 2020 में ये ताजमहल की 73 मीटर की ऊंचाई से और ज्यादा ऊंचा चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है और अब ये बदबूदार लैंडफिल उसका एक और प्रतीक होगा। 1984 में खुले गाजीपुर लैंडफिल की क्षमता 2002 में ही पूरी हो गई थी। इसे तभी बंद कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज भी वहां शहद की गंदगी लगातार जमा होती है। इधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आशीर्वाद दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार में बैंक फ्रॉड बढ़ा है। लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में अलग अलग अध्यक्ष बनाने की मांग उठने लगी है। 225 यात्रियों को ले जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में गैपिंग होल होने से यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ में साइबर ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन किया, जिसमें यूपी पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे।
के भदोही में एक तालाब में 300 से ज्यादा मछलियों की मौत से इलाके के लोग हैरान रह गए। गाजियाबाद के ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर पर बाइक और ऑटो की टक्कर में एक 4 महीने की मासूम फ्लाईओवर से गिरने के बावजूद मामूली रूप से जख्मी हुई है। एमपी के डिंडोरी में एक डंपर में आग लगने के बाद ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में करीब 30 यात्री घायल हो गए। बेंगलुरु में एक बरगद का पेड़ गिरने से एक कार और ऑटो चपेट में आ गए, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। श्रीलंका में हुई ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट मामले में श्रीलंकाई सरकार के 9 मुस्लिम मंत्रियों और 2 प्रांतीय गवर्नरों ने इस्तीफा दे दिया है। इटली के प्रधानमंत्री ने गठबंधन सरकार के दोनों पक्षों को अपने मतभेद कम नहीं करने पर इस्तीफे की धमकी दी। सोशल मीडिया पर डब्बू अंकल के नाम से फेमस संजीव श्रीवास्तव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के गाने खई के पान बनारस वाला पर थिरकते नजर आए। हिरना पान चबाए आओ। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज के दूसरे सीजन में सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी और बानी जे लीड रोल में नजर आएंगी। क्या बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से सियासी पलटी मारने वाले? पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश के जाने पर अब यह सवाल गर्भ हो चुका है। 4 साल पहले बागी होने पर जिस जीतन राम मांझी को जेडीयू से निकाला गया था, नीतीश ने इफ्तार पार्टी में पहुंचकर उन्हें गले लगा लिया और फिर मांझी ने नीतीश को टोपी पहनाई। इस तस्वीर के बाद तेज हुई सियासी हलचल को आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के इस बयान ने और हवा दे दी। हम जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ सब लोग को एकजुट होना चाहिए। हम इस धारा के लोग हैं। जो भाजपा के खिलाफ अगर आते हैं तो हमारे हिसाब से तो एकजुट हो जाना चाहिए। नीतीश की तरफ से मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू को 1 सीट का ऑफर ठुकराने और फिर अपने कैबिनेट विस्तार में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं देने के बाद से ही ये माना जाने लगा है कि जेडीयू फिर से एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी गठबंधन में शामिल हो सकती है, जिसके सुर भी नीतीश को लेकर अब नर्म हो चुके हैं। एनडीए में बीजेपी की गठबंधन नीति को लेकर नीतीश कुमार के तेवर और नीतीश को लेकर आरजेडी के बदले रवैये से सबको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सियासी पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार की पलटी मारने की संभावना उनके पुराने रिकॉर्ड को देखकर जताई जा रही है। जेडीयू अटल आडवाणी के दौर से ही बीजेपी के साथ एनडीए की सहयोगी पार्टी रही है, लेकिन 2013 में नीतीश ने बीजेपी पर राष्ट्रीय मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। 2015 में जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें जेडीयू को 71, आरजेडी को 80 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। 243 सीटों वाली विधानसभा में 178 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन 2017 में नीतीश ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बनाते हुए महागठबंधन को छोड़कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और एनडीए के 58 विधायकों के समर्थन से वो वापस मुख्यमंत्री बन गए थे। फिलहाल बिहार विधानसभा में सीटों की स्थिति ये है। बिहार में विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नीतीश सरकार के पास 133 विधायकों का समर्थन है, जिसमें जेडीयू के 73, बीजेपी के 54, एलजेपी के 2 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं विपक्ष के पास 110 सीटें हैं, जिनमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 27, सीपीआई एमएल के 3 और हम के 1 विधायक शामिल हैं। यानी अभी भी नीतीश जिस खेमे में जाएंगे सरकार वही चलाएंगे। यही वजह है कि एक बार धोखा खाने के बाद भी विपक्ष उनसे परहेज नहीं रखना चाहता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिरिराज सिंह को फटकार लगाई है। गिरिराज ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा था, ट्वीट किया है और ट्वीट में जो बातें लिखी हैं वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। किस तरीके से इस ट्वीट में गिरिराज सिंह लिखते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीर होती है जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पे फलाहार का आयोजन करते हैं और सुंदर सुंदर फोटो आते हैं। अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं। तो आपत्तिजनक है और प्रधानमंत्री ने यह भी चेतावनी दी थी कि मेरी पार्टी के भी कुछ नेता हैं
जो सुबह ही समाचार पत्रों की सुर्खी पाने के लिए लालच रहते हैं। श्री गिरिराज जी उनमें से एक हैं। इधर कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि जेडीएस कांग्रेस सरकार ने अपना खजाना भरने और राज्य में सत्ता गंवाने के डर से बेल्लारी में जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट को कौड़ी के भाव 3700 एकड़ जमीन जल्दबाजी में आवंटित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सोमवार को कर्नाटक कैबिनेट ने अपने अहम फैसले में जेएसडब्ल्यू को 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 3700 एकड़ जमीन की मंजूरी दे दी। शॉप 0.75 मिलियन। दिल्ली मेट्रो को महिलाओं के लिए फ्री करने की योजना बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने भले ही डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को महज 1 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन जानकारों का मानना है कि तकनीकी रूप से योजना लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डीएमआरसी एक्ट के मुताबिक मेट्रो में किसी भी यात्री को फ्री में यात्रा कराने जैसा कोई कानूनी नियम है ही नहीं। ऐसे में डीएमआरसी को सबसे पहले इस फैसले को लागू करने के कानूनी पहलुओं के बारे में राय लेनी पड़ेगी। अभी करीब 30 लाख यात्री रोज मेट्रो में सफर करते हैं, जिनमें करीब 20 से 25% महिलाएं होती हैं। फ्री सफर की सुविधा मिलने से मेट्रो में अचानक से महिला यात्रियों का दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ेंगी। इससे पहले बुजुर्गों और छात्रों के लिए मेट्रो किराए में छूट देने की योजना बनाने पर विचार किया गया था, लेकिन ये योजना लागू नहीं हो पाई। महिलाओं को छूट देने के बदले में होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार ने खुद ही वहन करने की घोषणा की है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि छूट की रकम सरकार डीएमआरसी को सब्सिडी के रूप में देगी या फिर कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी। महिलाओं को अगर छूट दी जाती है तो उनके लिए हर मेट्रो स्टेशन पर अलग से एंट्री एग्जिट का सिस्टम भी बनाना पड़ सकता है, जिससे मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जबकि डीएमआरसी कर्मचारियों को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में डीएमआरसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इस योजना को किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि इसके लिए कई बड़े बदलाव करने होंगे और इसके लिए काफी वक्त भी लगेगा, जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी और मेट्रो फ्री करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज खुद डीटीसी बसों में सफर किया और महिलाओं से इस विषय में बात कर उनकी प्रतिक्रिया ली। साथ ही फ्री सेवा अगर दी जा रही है तो उसमें क्या सुधार की जरूरत है और क्या उपाय हैं, इस बारे में भी इस सफर के दौरान उन्होंने महिलाओं से बात की। सही है, देखो फ्री हर किसी को चाहिए। अगर हमें एक आलू भी दे दे तो हम एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम लेडीज। सर ये अच्छी बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट है या इवन कोई भी वर्किंग लेडी है वो कहीं पर भी जाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ महसूस करेगी। डेफिनेटली हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, पहले की अपेक्षा अभी में बहुत परिवर्तन आया है। कहते थे कहाँ से आएंगे, जब हम कहते थे सरकारी स्कूलों को ठीक कर देंगे तब लोग कहते थे पैसे कहाँ से आएंगे, जब हम कहते थे पानी का कर देंगे तब लोग कहते थे पैसे कहाँ से आएंगे। हो रहा है ना, और आज बढ़ के हो रही है चीजें। सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर हो गए ना, तो आज इसके लिए भी होगा, कैसे नहीं होगा। बीजेपी बार बार दिल्ली की बस और मेट्रो में फ्री सेवा देने पर सवाल उठा रही है, जिसका भी दिल्ली के डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। टैक्स पेयर्स के पैसे को सरकार अगर महिलाओं की सुरक्षा में खर्च कर रही है तो ये तो इन्वेस्टमेंट है और एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। उससे मूर्तियां बनवाना या उससे कोई और ऐसे आलतू फालतू के खर्चे करना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे महिलाएं सुरक्षित हों। इसमें नुकसान क्या है, ये बीजेपी उठा रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बीजेपी को महिलाओं से क्यों डर लगता है, बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं चाहती। अगर इन महिलाओं की सुरक्षा पे सरकार कुछ पैसा खर्च कर रही है तो बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है। में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग यात्रा के बाद चुनाव का ऐलान संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में। पंजाब के मोगा में अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला से उनका कैश से भरा बैग छीन लिया गया। दिन दहाड़े हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि एक झपटमार महिला के पीछे आया और कैश से भरा बैग लेकर अपने बाइक सवार 2 साथियों के साथ फरार हो गया। महिला कुछ देर तक भागी और चिल्लाई भी, लेकिन सड़क पर एक बच्चे के अलावा उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पुलिस के मुताबिक इस बुजुर्ग महिला का बेटा मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती है, जिसके इलाज के लिए महिला बैंक से 60,000 रुपए निकाल कर लाई थी।
ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੇ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हो गया है हमारे उस सेगमेंट का जिसमें हम आपको दुनिया भर में होने वाली ऊट पटांग हरकतों को दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए क्रिस्टल नाम की बंदरिया का जन्म। ये बंदरिया बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी मशहूर है और इसने अपने हुस्न का ऐसा परचम लहराया है कि हर कोई इसका मुरीद है। इसका नाम क्रिस्टल है जो खुद में एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसकी लाइफस्टाइल किसी अदाकारा से कम नहीं। क्रिस्टल खुद को एक सुपर मॉडल की तरह मेंटेन करके रखती है। ये पार्लर भी जाती है और अपनी खुद की रॉयल कार से चलती है। इतना ही नहीं, इनकी खुद की एक पीआर टीम भी है। आज से पहले आपने कई किसानों को नारियल के पेड़ पर चढ़ते उतरते देखा होगा, लेकिन इन जनाब को देखिए कैसे नारियल के पेड़ पर बड़ी ही आसानी से चढ़ और उतर रहे हैं, वो भी एक मशीन की मदद से। किसान इस डिवाइस में एक एक्सेलरेटर दबाता है और तुरंत काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। कार की तरह इसमें रिवर्स गियर भी है जिसका प्रयोग नीचे उतरने के लिए किया जाता है। समंदर के अंदर या तो लोग सर्फिंग करने जाते हैं या फिर पानी के साथ अटखेलियां करने, लेकिन इन जनाब का तो कुछ और ही मिजाज है। ये समंदर के अंदर एक जेट सर्फ बोट से घुसते हैं और फिर उसके अंदर बैठकर वाइन का मजा लेते हैं। और आज बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस नूतन का जन्मदिन है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उन पर फिल्माए इस खूबसूरत गीत के साथ। नमस्कार।